अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ भी रहा होगा कि हम आज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस उसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर के अंदर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी, बाजू का लॉन्ग भी आ सकता है इसमें से। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके अंदर इस टॉपिक में हम मियोसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में जो डिस्कस करेंगे कि मियोसिस बेसिकली होती क्या है। वो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है, मियोसिस की डेफिनेशन वगैरह। वो अगर आपने नहीं देखी हुई है स्लाइड या आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसका जो टॉपिक है ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का है, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन है आपके पास यहाँ पे। तो कहता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर द रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वाइसमैन। सबसे पहले अगस्त वाइसमैन साइंटिस्ट था, इसने इसको 1890 के अंदर इसने इसको स्टडी किया था डिटेल के अंदर। और ये तकरीबन तमाम के तमाम जो टॉपिक है ये आपकी बुक से रेलिवेंट ही है। कोशिश करें कि जब भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हो साथ में बुक जो है वो ज़रूर साथ में रख लिया करें। और जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं इसी को ही आप वहाँ से बुक से भी मार्क करके आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसने क्या पॉइंट आउट किया था मियोसिस के बारे में इस साइंटिस्ट ने, अगस्त ने। इसने नंबर 1 पॉइंट देखा कि टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। कहता है कि मियोसिस की वजह से हर जनरेशन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहता है। मतलब कि अगर पेरेंटल क्रोमोसोम के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू जनरेशन के अंदर भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, या न्यू सेल्स के अंदर भी ऑब्जर्व किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मियोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल जनरेशन में और जो नई जनरेशन बनती है डॉटर जनरेशन, इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्योंकि अगर मियोसिस ना हो, माइटोसिस हो, माइटोसिस के जरिए से गैमीट्स बने, तो लेट्स सपोज अगर मेल गैमीट्स बनते हैं आपके पास माइटोसिस के जरिए से, तो मेल गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। फीमेल गैमीट अगर माइटोसिस के जरिए से बनता है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें भी 46 लेट्स सपोज क्रोमोसोम होंगे। क्योंकि माइटोसिस के अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं अपने पेरेंट सेल के लिहाज से। ठीक है, तो अगर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम सेम रहेंगे, मतलब कि 46 क्रोमोसोम अगर एग में है और 46 क्रोमोसोम अगर मेल गैमीट में है, तो जब वो आपस में फ्यूज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ जाएंगे, तकरीबन 92 हो जाएंगे। क्योंकि 46 प्लस 46 यानी कि 46 मेल के क्रोमोसोम, 46 फीमेल के क्रोमोसोम, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो तकरीबन 92 के करीब हो जाते हैं, जो कि स्पीशीज से भी डेविएशन है। मतलब कि अगर ह्यूमन होमोसेपियंस की या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर से 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अगर माइटोसिस के जरिए से जो है वो गैमीट्स बनेंगे और फिर वो गैमीट्स यूनाइट करेंगे, तो उससे फिर क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 तक हो सकती है, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा है, यानी कि डबल है नॉर्मल होमोसेपियन के क्रोमोसोम के मुकाबले में। तो इसलिए क्या होता है कि मियोसिस के अंदर पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि अगर मेल की बात करें तो मेल स्पर्म्स के अंदर भी जो है वो 23 क्रोमोसोम बनते हैं मियोसिस के जरिए से। और फीमेल एग की बात करें तो फीमेल एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो भी मियोसिस से बनते हैं। और जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, दोबारा से 46। ठीक है, तो हर जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है ड्यू टू द मियोसिस। लेकिन अगर माइटोसिस के जरिए से गैमीट बनेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बढ़ सकता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, प्रोड्यूस द वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन के दो बेसिक फायदे हैं मियोसिस के। एक तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए फायदा मियोसिस का। दूसरा फायदा क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करना नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि जो जीन्स हैं उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है,
कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जीन जो है वो वेरिएट कैसे कर रहा है, या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसमें तब्दीली क्या आ रही है। ठीक है, तो अगर पेरेंट सेल्स से कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, या पेरेंट स्पर्म और एग की फ्यूजन से कोई नया इंडिविजुअल बना है, तो वो इंडिविजुअल जो है वो अपने पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, वो टोटली तौर पर अपनी मदर जैसा भी नहीं होगा, अपने फादर जैसा भी नहीं होगा, बल्कि उसके पास कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि उसको यूनिक बनाएंगे अपने पेरेंट और पेरेंट्स के लिहाज से। ठीक है ना, तो बेसिकली मियोसिस के जरिए से क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन पैदा हो जाती है, यानी कि जो आने वाली नई जनरेशन है वो अपनी थोड़ी सी अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था पीछे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन कैसे रहते हैं। सबसे पहले इसमें ह्यूमन की एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, वैसे तो एक पूरा पैराग्राफ ही वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए हैं। तो कहता है कि इन ह्यूमंस के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, कहता है कि ह्यूमन इज एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो मियोसिस का जो फिनोमेना है ये जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर माइटोसिस से गमीट्स बनेंगे और वो फिर वो गमीट्स यूज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ने के चांसेस है। तो मियोसिस के जरिए से क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले हाफ हो जाते हैं दोनों गैमीट्स में, मेल और फीमेल गैमीट्स में, और जब मेल और फीमेल गैमीट दोबारा से फ्यूज करते हैं तो फिर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिकवर होके कॉस्ट यानी कि जो स्टॉक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सेकंड आपके पास कहता है कि इन द ह्यूमन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल और जर्म लाइन सेल अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड गैमीट। ठीक है, अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर जो डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म और एग बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम गैमीट मदर सेल्स कहते हैं। तो गैमीट मदर सेल्स शुरू में क्या होता है, डिप्लॉयड, यानी कि इनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जब ये मियोसिस होती है इनके अंदर, तो मियोसिस के जरिए से क्या बनाते हैं, ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं कि स्पर्म और एग हैप्लॉइड होता है, लेकिन स्पर्म और एग बनाने वाला सेल वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट है मेल एंड फीमेल गमीट यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote which undergo repeated mitosis and develop into a new diploid human। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये जो ऊपर हैप्लॉइड गैमेट्स बने यानी कि स्पर्म और एग जो हैप्लॉइड है, जब ये दोबारा से फ्यूज करता है तो फ्यूज करने के बाद जो फिर से आपके पास न्यू जाइगोड और एम्ब्रियो वगैरह बनता है, और जाइगोड एम्ब्रियो और जो न्यू इंडिविजुअल इन गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि उसके पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसी का ही पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि जिसके अंदर हम फंजाई के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फंजाई में किस तरह से होती है। ऊपर हमने ह्यूमंस को डिस्कस किया, अब हम फंजाई एंड प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं इन फंजाई एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है, इसमें नंबर मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होती है। तो कहता है कि मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट थ्रू माइटोसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फंजाई और प्रोटोजोन है ये ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई और प्रोटोजोन्स हैं लिहाजा इनके अंदर मियोसिस के जरिए से गैमेट्स नहीं बनते हैं, बल्कि ये अपने गैमेट्स किसके जरिए से बनाते हैं, माइटोसिस के जरिए से, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। ठीक है, तो फंजाई भी आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, और ये कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि यूग्लिना अमीबा वगैरह, तो इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो माइटोसिस के जरिए से गैमीट बनने की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है वो है इन प्लांट्स के अंदर के प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किस तरह मेंटेन रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो याद रखिएगा प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है, जो कि पॉइंट नंबर 1 भी है यहाँ पर, और एक गेमेटोफाइट जनरेशन होती है जो कि पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, आमतौर पर स्पोरोफाइट जनरेशन को हम स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन भी कहते हैं। इस जनरेशन के अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं। और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन भी इसको हम कहते हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और एग वगैरह बनते हैं प्लांट्स के अंदर। अच्छा, अब अगर आप स्पोरोफाइट जनरेशन को आम लाइफ में रूटीन में डिस्कस करें कि स्पोरोफाइट जनरेशन प्लांट में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो प्लांट की जो बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि जो प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, जो पूरा आपको ट्री नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली स्पोरोफाइट होता है वो सारे का सारा। ठीक है ना, और उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, वो उसकी कौन सी जनरेशन होती है,
गेमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि फ्लावर के अंदर गेमीट्स वगैरह बनते हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स वगैरह बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन को। कहता है कि द सेल्स ऑफ द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स which grow into the haploid gametophyte generation। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सामने डायग्राम में देखें तो क्या होता है कि जब भी स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस होती है, ठीक है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस होने से जो डिप्लॉइड यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस होने के बाद, और इस स्पोरोफाइट जनरेशन से क्या बन जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट में मेंशन भी किया हुआ है कि मियोसिस जब होती है, ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन undergo meiosis to produce the haploid spore। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन जब मियोसिस होगी तो उससे हैप्लॉइड स्पोर यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड एंड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जब स्पोर जो है उसने आगे लिखा हुआ है कि जब ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं जब ये ग्रो करेंगे या जर्मिनेट करेंगे तो इससे गेमेटोफाइट बनेगा। मतलब कि जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, आपके पास गेमेटोफिटिक जनरेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास गेमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में। गेमेटोफिटिक जनरेशन बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन पे गेमेटोफिटिक जनरेशन की। कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमीट्स थ्रू माइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, गेमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर माइटोसिस होती है और उससे हैप्लॉइड गेमीट मतलब स्पर्म और एग्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, कहता है कि द गेमीट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट, और ये गेमीट कंबाइन करेंगे उससे जाइगोट और एम्ब्रियो वगैरह बनेगा। ठीक है, कहते हैं कि जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये जो जाइगोट है या ये जो एम्ब्रियो है ये रिपीटेड इसमें आगे से माइटोसिस होती जाएगी और ये गेमेटोफाइट फिर किसमें चेंज लेगा, स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे फिनोमिना के अंदर क्या हो रहा है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गेमेटोफाइट में चेंज हो रही है और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट में चेंज हो रही है। तो ये जो आपके पास साइकिल है, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, जो कि पॉइंट नंबर 2 था सिग्निफिकेंस का। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 था मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन, और ये पॉइंट नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, जो नई जनरेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है अपने वालिदैन के मुकाबले में। वो जनरेशन जो कि मियोसिस से बनती है वो थोड़ी सी चेंज होती है अपने पेरेंट्स सेल्स या अपने पेरेंट्स के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका नंबर 1 पॉइंट है, कहते हैं क्रोमोसोम pair of each parent undergo crossing over during meiosis so the daughter cells gamete have genetic variation। जैसे आपने पीछे भी माइटोसिस में भी पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं मियोसिस के टॉपिक में पढ़ा था, अगर आपने नहीं वो मियोसिस का टॉपिक देखा है तो आप उसकी काइंडली पहले जाके वीडियो देख लें। ठीक है, तो वहां पर भी हमने देखा हुआ कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है और मियोसिस के अंदर हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मियोसिस इज द शफलिंग, यानी कि मियोसिस के अंदर एक फिनोमेना होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर क्या है, शफलिंग ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द एडजेसेंट क्रोमोसोम। मतलब कि अगर आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और उन दोनों क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें उनके दरमियान अगर डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ सकती है, वेरिएशन या चेंज आ सकता है। उसके बाद कहता है कि व्हेन गैमीट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट इट जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट। और जब ऐसे सेल्स जो कि इस क्रॉसिंग ओवर से बने हैं जब वो दोबारा से फर्टिलाइजेशन की वजह से फ्यूज करते हैं तो उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म या जाइगोट बनता है वो अपने दोनों पेरेंट्स से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 है thus meiosis allow a species to bring the variation in the next generation, और इसी वजह से meiosis की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती है। नंबर 4 है beneficial variation help organism to adopt to the changes in the environment। और अगर कोई अच्छी वेरिएशन होगी यानी कि अगर डीएनए में चेंज आया है न्यू ऑफस्प्रिंग के और वो चेंज इस तरह का चेंज है कि वो उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें ऑर्गेनिज्म वो चेंज आया उस ऑर्गेनिज्म को कैपेबल बना देता है अपनी इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए। मतलब कि ऐसा करेक्टर वो वेरिएशन पैदा कर देती है जिस करेक्टर की वजह से वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर तौर पर अपने इन्वायरमेंट में रह सकता है। तो ऐसी जो वेरिएशन होती है वो उस ऑर्गेनिज्म को बेस्ट बना देती है टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है एरर्स इन मियोसिस है। ठीक है, कि अगर मियोसिस में किसी किस्म की गलती हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसको डिसजंक्शन कहते हैं। मियोसिस की जो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल्स के अंदर उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई अब नॉर्मेलिटी यानी कि आ जाए यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ठीक से डिस्ट्रीब्यूट ना हो
न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर, या ठीक से तकसीम ना हो पाए, किसी में ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाए, किसी में कम चले जाए, तो ये जो फिनोमेना होता है ये नॉन डिजंक्शन कहलाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है डिजंक्शन की, कहते हैं कि ड्यूरिंग द एनाफेज वन, आपको मैं फिर से बता दूं कि ये एनाफेज वन हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है, और आपको पता भी है कि एनाफेज वन के अंदर क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो कहता है कि ड्यूरिंग द एनाफेज वन, ठीक है, ड्यूरिंग द एनाफेज वन क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू द ऑपोजिट पोल, while during the anaphase two sister chromosome separate, it is called disjunction। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जब एनाफेज वन होती है तो एनाफेज वन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जिन्होंने पेयर बनाया होता है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन, ये भी डिसजंक्शन कहलाती है, क्योंकि सेपरेट होना होमोलोगस क्रोमोसोम का, और एक ही सेंट्रोमेर पे लगे हुए टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का एनाफेज टू में सेपरेट होना, ये भी क्या कहलाता है, डिसजंक्शन कहलाता है। ठीक है, और नॉन डिसजंक्शन क्या होती है कि सम टाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल, बाज़ वक़्त क्या होता है कि क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम अलग नहीं होते हैं, या तो दोनों क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाएंगे एक सेल के अंदर, दूसरे सेल में कोई क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि अगर नॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्रोमोसोम की, यानी कि एक सेल में ज्यादा क्रोमोसोम चले जाएं दूसरे में कम चले जाएं, ठीक है, तो ये फिनोमेना नॉन डिजंक्शन कहलाता है। ठीक है, समटाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल, इट इज कॉल्ड नॉन डिजंक्शन। This result in the production of the gamete which have either more or less than the normal number of chromosome। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये डिसजंक्शन की एग्जांपल है कि डिसजंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों क्या है, एनाफेज वन के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और आपको पता है एनाफेज वन के अंदर जब ये एनाफेज वन कंप्लीट होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो दो सेल्स बनते हैं उन दोनों सेल्स के अंदर हाफ एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो चले जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे जब मियोसिस टू होगी, तो मियोसिस टू जब होगी तो उसका एनाफेज टू जब कंप्लीट होगा तो तमाम के तमाम सेल्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल होगा। लेकिन अगर आप नॉन डिजंक्शन की बात करें, नॉन डिजंक्शन में क्या होगा कि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ पर एनाफेज वन में तो लेट्स सपोज हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल चलेगा, लेकिन जब एनाफेज टू रिपीट हुई है तो एक साइड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम गया ही नहीं है और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोसोम ने सेपरेट होना था, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखे तो क्रोमोसोम सेपरेट होकर दोनों अलग अलग सेल में चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो बल्कि एक ही साइड पे दो क्रोमोसोम चलेंगे और एक साइड पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है उसको नॉन डिजंक्शन कहते हैं, कि जिसके अंदर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा चले जाएं और दूसरे के अंदर जो है वो कम या फिर बिल्कुल ही ना कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहे, तो ये फिनोमेना नॉन डिजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास एरर इन मियोसिस की एक एग्जांपल है ह्यूमंस के हवाले से, तो कहता है कि इफ सच abnormal gamete fuse with a normal gamete it result abnormal chromosome number in the next generation, for example 47 or 45 chromosome in human। मतलब इसका क्या है कि आपको पता है कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 पेयर होते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम नंबर है ये यहाँ पर भी 46 होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नॉन डिसजंक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड पे ये जो डिवीजन हो रही है नॉर्मल हो रही है, ठीक है ना, तो अगर इस सेल की डिवीजन देखें कि ये सेल लेट्स सपोज गैमीट बना रहा है, जब ये डिवाइड करेगा तो डिवीजन से क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो इक्विवेलेंटली जो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाए कि एक सेल के अंदर जो है वो ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे देखें इन तमाम सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि एक सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाए और एक के अंदर जो 47 हो जाए, तो ये जो फिनोमेना ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है कि एक साइड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और दूसरी साइड के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कम हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है वो दिखाया हुआ है। अच्छा भाई, टॉपिक जो है ये आप हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5। इसके बाद सिर्फ एक जो है वो लेक्चर और है आपका, वो डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस है, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, वो आई होप सो एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो आप तैयार कीजिएगा, अपना अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।